नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में अभी दो ऐसे नेता हैं जो देश के साथ गद्दारी करने से चूकेंगे नहीं। जिस तरीके से देश को तोड़ने की साजिश में इन लोगों का नाम आया है, उससे यही लगता है कि सत्ता के लिए ये किसी हद तक गुजर सकता है। उसमें एक नाम तो अरविंद केजरीवाल का है, जिसके बारे में खुलासा कुमार विश्वास ने किया था कि पंजाब में किस तरीके से खालिस्तानियों के साथ वो मिलता था। और जब कुमार विश्वास ने सवाल उठाया तो उसने कहा कि जाने दो, अगर पंजाब अलग देश बन भी गया तो उसके पहले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा। मतलब देश तोड़ने से भी इस आदमी को कोई हिचक नहीं होगी। और दूसरा, आजकल घूम घूम कर प्रचार करने वाला, भारत जोड़ो की बात करने वाला राहुल गांधी है, जो देश तोड़ने की साजिश में अब शामिल होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कहता है कि भारत जोड़ने के लिए वो हिंदुस्तान की यात्रा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके स्टेट के डिप्टी सीएम के भाई, इसके करीबी नेता सांसद डीके सुरेश बोलता है कि जिस तरीके से साउथ इंडिया के स्टेट हम लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, उतना टैक्स बेनिफिट हमें सेंट्रल फंड के एलोकेशन में नहीं मिलता। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे पैसे का इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में किया जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो यहां के लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग एक अलग देश की मांग करें। मतलब फिर से वही द्रविड़ आंदोलन की धमकी और देश तोड़ने की साजिश ये कौन कर रहा है? डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश। और डीके सुरेश कांग्रेस का सांसद है, राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी को जो पैसे मिले थे, ये 50 लाख में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाकर हड़प ली, उस 50 लाख में सबसे ज्यादा पैसा डीके शिव कुमार और डीके सुरेश ने दिया था। और इसका प्रमाण ईडी ने दिया है। जब डीके शिव कुमार के घर पे छापेमारी हुई, जब डीके सुरेश को बुलाया गया, मतलब ये पूरी तरीके से गांधी नेहरू खानदान के करीबी माना जाता है, उसके घर में बैठने वाला माना जाता है। ये बयान आया और उसके बाद एक घटिया गठबंधन दक्षिण भारत के राज्यों का बनने की शुरुआत हुई कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ। क्योंकि अब दक्षिण भारत में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। न केरल में है, न तमिलनाडु में है, न कर्नाटक में है, न तेलंगाना में है, न आंध्र प्रदेश में है। लेकिन आंध्र प्रदेश में अभी जगन मोहन रेड्डी जो है, इन घटिया अलायंस, ये जो कॉन्स्पिरेटर है, इन लोगों के साथ नहीं है। तो ये 4 मुख्यमंत्रियों ने इस बात के लिए बैठक बुलाई और ये घटिया गठबंधन की बात करने लगा कि हंगामा करो यहां पर। क्योंकि अब साउथ मिशन जो है पीएम मोदी का, उससे इन लोगों के अंदर घबराहट हो गई है कि केरल में भी खेल हो सकता है, तमिलनाडु में भी। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने आधार को बढ़ा रही है, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई जिस तरीके से माई पीपल माई लैंड करते हुए पूरे तमिलनाडु को घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और जैसे हिंदुत्व को जगा रहे हैं, इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी अब चलने वाली नहीं है। इसलिए इन लोगों ने बैठकें की और एक साउदर्न अलायंस करके नया घटिया गठबंधन बनाने की सोची। और उसके लिए पहल किसने किया? कांग्रेस के वही सीएम जो कि पैसा कमाकर दिल्ली भेजने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सोनिया और राहुल से, तो उसे सीएम बनाया गया। कर्नाटक का डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जब 10 दिनों तक हंगामा चला, हम बनेंगे, तो जीत हुई सिद्धारमैया की। क्योंकि सिद्धारमैया पहले से उस सिस्टम को जानता है, पहले सीएम रह चुका है और वहां से पैसा कमाकर भेजेगा दिल्ली दरबार में, जहां सोनिया और राहुल के उनके लिए खर्च किए जाएंगे। ऐसे भी राहुल गांधी जो आजकल प्राइवेट जेट से घूम रहा है,
यात्रा के दौरान बीच बीच में गायब होकर भी ये प्राइवेट जेट की व्यवस्था तो यही लोग करते हैं। इसलिए सिद्धारमैया ने उसकी जिम्मेदारी उठाई और दिल्ली की तरफ कूच कर गया कि हम पहले शुरुआत करते हैं, दिल्ली में धरना देंगे। अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, मंत्रियों के साथ वो दिल्ली पहुंचा जंतर मंतर पर धरना देने के लिए कि केंद्र सरकार जो फंड हमें देती है वो हमसे जो जीएसटी के नाम पर लेती है, टैक्स के नाम पर लेती है, उसका बहुत छोटा हिस्सा देती है। मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले यह हंगामा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि राहुल गांधी ने इशारा किया है, कर्नाटक में अगर लोकसभा चुनाव के दौरान पहले जैसी स्थिति रही, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीटों पर जीत हुई, तो तुम्हें कान पकड़कर बाहर निकाल देंगे, सीएम नहीं रह पाओगे। इसलिए यह हंगामा करने पहुंचा कनाडियन के नाम पर। यह कन्नड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली पहुंचा कि आपके विकास के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं केंद्र सरकार से, तो तुमको किसने कहा था 5 गारंटी के नाम पर मुफ्त की योजनाओं चलाओ, 50,000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट में खर्च करो जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसमें तुम मुफ्त में पैसे देते हो, यात्रा के लिए टिकट देते हो और बिजली मुफ्त में देते हो और कहते हो कि कर्नाटक का विकास नहीं हो रहा, पैसे हमारे पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हो टोकरी लेके भीख मांगने के लिए। और इसका नतीजा यही हुआ कि जब सिद्धारमैया यहां पहुंचा, वही मामले को लेकर पिनरई विजयन भी यहां धरना के लिए पहुंचा। यानी केरल का मुख्यमंत्री, जहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के आमने सामने होती है, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सत्ता बदलती रहती है। एक तरफ एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो दूसरी तरफ यूडीएफ है, और इन्हीं दोनों के बीच सत्ता बदलते रहता है, कांग्रेस एक कम्युनिस्ट। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एकजुट हो गया। हालांकि सीपीएम सीपीआई के बीच ऑल इंडिया लेवल पर केवल केरल छोड़कर हर जगह पर गठबंधन के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तैयार हो गए हैं। इसलिए केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी दिल्ली पहुंचा धरना देने के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, हम भी पैसे की डिमांड करते हैं, मेरा जितना टैक्स रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से हमें नहीं मिलता है। लेकिन इन दोनों ने यह बात नहीं कही कि हजारों करोड़ के जो केंद्रीय प्रोजेक्ट इन राज्यों में जाते हैं वो कहां से आता है, इसके पार्टी से पैसा आता है या केंद्र सरकार का पैसा जाता है। इनको इससे मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है। इन लोगों को, चोरों लुटेरों को मतलब इस बात से है कि वहां पर एक हंगामा खड़ा किया जाए और दूसरा यह किया जाए कि डायरेक्ट जो पैसा हमें केंद्र सरकार देगी उस पैसे में तो बंदर बांट करेंगे, ये चोर लुटेरे आपस में बांट लेंगे। क्योंकि इनका सबका इतिहास ये बताता है कि इसने जब जब मंत्री पद लिया, मुख्यमंत्री बना, तब तब करप्शन किया है। और इसीलिए ये 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक, जिसमें से तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोग के साथ ही एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री है, डीएमके की सरकार है, और केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है जो हमेशा कॉन्स्पिरेटर ही रहा है। और इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक अलायंस करने की सोची है कि अब दिल्ली में दबाव डालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ मिशन जो चल रहा है हम लोगों के लिए खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो राष्ट्र और राष्ट्रवादी यही विचारधारा चलेगा, यहां पर फिर कॉन्स्पिरेसी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी नहीं फैला सकते। केरल में मुसलमानों को धीरे धीरे बढ़ाकर 40% करने का जो इन लोगों ने ठेका उठा रखा है वो नहीं होगा। क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, घटेगा, डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। इसलिए इनके साउथ मिशन को किसी तरह रोकना है, और रोकने के लिए क्या करना जरूरी है? द्रविड़ मूवमेंट पहले की तरह ही द्रविडियन को जगाओ, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग करने की बात करो, और यही इसका मकसद है। इसलिए ये 4 चोरों लुटेरों पर अब गाज गिरने वाली है। एक एक करके इन 4 चोरों के बारे में जानिए कि ये चौकड़ी जो है
कैसे कई घोटालों में इन्वॉल्व है। उसमें सबसे पहले ये जो सिद्धारमैया आया था कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर, इसके बारे में एक आरटीआई की रिपोर्ट है। आरटीआई किया गया कि भाई सिद्धारमैया के खिलाफ कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं लोकायुक्त के पास, और लोकायुक्त ने जवाब दिया कि अभी 15 से 18 तक के बीच का हमारे पास जो डाटा है उसमें 50-50 करप्शन के केस सिद्धारमैया के खिलाफ पड़े हुए हैं। उसी का अपना विधायक जो बड़ा नेता माना जाते हैं बी आर पाटिल ने आरोप लगाया कि तुम्हारी सरकार में वसूली चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब ये जो पूरे कर्नाटक में वसूली शुरू कर दिया है इसके खिलाफ भी अब एक्शन होने वाला है। उसके बगल में अगर देखें, तेलंगाना में नया मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने चुना है रेवंत रेड्डी को। ये इतना बड़ा चोर कि टीडीपी के फ्लोर लीडर रहते हुए इसने 50 लाख रुपया एमएलसी के चुनाव के लिए दिया। विधायकों को, नॉमिनेटेड विधायक जो है उसको खरीदने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ये मामला अब फिर से तूल पकड़ने लगा है। ईडी उसके दरवाजे पर भी पहुंचेगी। ये 50 लाख रुपया कहां से लाए थे, ये ब्लैक मनी है और किन लोगों ने सहायता की थी। कर्नाटक में ये डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, इसके खिलाफ तो इतने मामले हैं कि ये कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। ये सिद्धारमैया ने पिछले दिनों सीबीआई इंक्वायरी की मांग को रद्द करने की बात कही थी कि हमारी एजेंसी इसके बारे में जांच करेगी, लेकिन ये सारे जो चोर लुटेरों के ये जमात है उसमें पिनरई विजयन का भी नाम है। अभी ये गोल्ड स्मगलिंग मामला खत्म नहीं हुआ। पहले वाला जो मामला है इसका 1995 से ये जिस मिनिस्ट्री में रहा है, जब मंत्री रहा है तभी ये चोरी करता पकड़ा गया है। अभी तो लगातार सीएम है तो इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं आ रहा, ये दबा के रखे हुए है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। लेकिन ये जब बिजली मंत्री था तो इसके खिलाफ एक मामला आया था। इडुक्की में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्ट आया था। कनाडा की कंपनी एसएनसी लवलिन को इसने टेंडर दिलवाया था और उसमें करोड़ों की हेराफेरी का मामला आया था। अभी ये ईडी के पास ये केस चल रहा है। पीएमएलए के तहत मामला भी रजिस्टर्ड है और अभी सीएम है, पूछताछ हो रही है इनकी तो जिस तरीके से नकेल आरिफ मोहम्मद जो गवर्नर है केरल के, ये इसके ऊपर कसे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर चिल्लाता है मेरा काम नहीं होने देते, बिल पास नहीं करते। ये तुम्हारी साजिशों वाली बिल पास नहीं होगा, सरकार में तुम हो, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के टुकड़े करने की साजिश करोगे, क्योंकि इस दायरे में ये जो सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी और पिनरई विजयन है, इससे भी बड़ा कॉन्स्पिरेटर तो एमके स्टालिन है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, जिसका बेटा उदयनिधि स्टालिन कहता है सनातन तो रोग है, बीमारी है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो इसलिए अन्नामलई जैसे संत ने शुरुआत कर दी है। अन्नामलई ने पिछले दिनों ही बताया, और जो वो पूरे तमिलनाडु में घूमकर हिंदुओं को जगा रहे हैं, कहा जाता है ये साउथ के योगी हैं, बड़े अधिकारी रहे थे, आईपीएस ऑफिसर, अपने कार्यकाल के समय में भी अच्छा काम किया। 38 साल का युवा निकला है मोदी के रथ को लेकर तमिलनाडु के अंदर, और पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अन्नामलई ने अन्नामलई फाइल्स निकाला है, यानी कि उसका नाम रखा है डीएमके फाइल्स, और उसमें इन चोर लुटेरों के सारे कुकर्मों को जग जाहिर करने की बात कही है। पिछले दिनों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीएमके फाइल्स के तहत, उसमें कहा एमके स्टालिन, इसका पूरा परिवार 13 डीएमके के जो नेता हैं उसके पास 1.34 लाख करोड़ की संपत्ति है। जांच नहीं होगी? 1,34,000 करोड़ की संपत्ति 13 नेताओं के पास, और जिसमें सबसे ज्यादा नाम किसका है? यही स्टालिन के परिवार का, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन का दामाद, स्टालिन की बहन कनिमोझी, स्टालिन का चचेरा भाई कलानिधि मारन। ये सारे के सारे चोर डकैत लुटेरे जो हैं ये डीएमके पे बैठे हैं, और इसलिए ये नहीं चाहता कि सत्ता डीएमके और एआईडीएम के अलावा किसी और के पास आए, क्योंकि इन लोगों को साठगांठ एक दूसरे से करना है। और अन्नामलई ने यही कहा है डीएमके के साथ
ये सहयोगी पार्टनर जो हमारा रहा है एआईएडीएमके, उसके नेताओं के भ्रष्टाचार की बात भी निकालेंगे, खोद खोद कर निकालेंगे, सबको जेल भेज कर रहेंगे। इसने तमिलनाडु को लूट लिया है। अब ये 4 राज्यों का सीएम, इतना घटिया गठबंधन कि साउथ इंडिया का साउदर्न अलायंस बनाओ और नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करो। इसकी सजा तो मिलेगी। ये चारों चोरों की चौकड़ी को एक एक करके जेल जाना पड़ेगा। और पीएम मोदी ने इन लोगों को फटकार के भगाया है। ये कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। ये पूरा हिंदुस्तान है, न साउथ है, न नॉर्थ है, न ईस्ट है, न वेस्ट है, न नॉर्थ ईस्ट है। ये हिंदुस्तान है। इसको एकजुट रखना और लोगों के साथ जुड़ना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इन दिनों उन्होंने कई दौरे साउथ इंडिया के किए कि वहां के लोगों को इंटरैक्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके अपने साथ, हिंदुत्व के साथ, जो ये लोग कॉन्स्पिरेसी करता है उसके खिलाफ। और अब इन चौकड़ी जो है चोरों की, उन सब के ऊपर गाज गिरेगी जल्द ही, क्योंकि इसने हद कर दिया। अब देश तोड़ने की साजिश, ऐसी साजिश तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।